करते हैं डिस्टिंक्शंस बिटवीन लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हमने स्टार्टिंग में इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अब डिफरेंसेस को देखना है सिर्फ। हम जानते हैं कि लीन जो है वो तभी पॉसिबल है बेटा जब गुड्स का पोजीशन किसके पास हो, सेलर के पास हो। अगर सेलर पार्टेड विद पोजीशन है तो वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर उसने गुड्स जो है डिलीवर करने के लिए किसी बैली को, किसी एजेंट को या किसी कैरियर को दे दिया है तो फिर वो यहाँ पर लीन जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सिनेरियो क्या है, जब गुड्स जो है पार्टेड विथ हो जाता है किससे, सेलर से, कैरियर के पास में है या कोई बैली है या कोई एजेंट है जो लेके जा रहा है गुड्स को, तो हम उसे बोल सकते हैं कि गुड्स आप सामने वाली पार्टी को डिलीवर ना करें। दैट मीन्स हम गुड्स को रास्ते में ही रोक सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो यही है कि लीन तभी एक्सरसाइज होता है जब गुड्स का पोजीशन किसके पास में हो, सेलर के पास में हो, जबकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब होता है जब सेलर पार्टेड विद पोजीशन होता है। द राइट ऑफ लीन इज एप्लीकेबल टू गुड्स व्हिच आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एप्लीकेबल टू द गुड्स व्हिच आर पोजीशन विद द कैरियर। यू नो दैट। ठीक है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि लीन जो है वो तो रिटेन ऑफ पोजीशन है, व्हाइल द स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज व्हाट, पोजीशन को रीगेन करने का सिनेरियो है। पोजीशन हमारे हाथ से चला गया था, वापस उसको रीगेन करने के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है। देन द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एप्लीकेबल टू द इंसॉल्वेंट बायर। अगर बायर इंसॉल्वेंट है तभी हम लोग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट लीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर अनपेड सेलर है, उसको उसका पैसा नहीं मिला है यहाँ पर, और गुड्स किसकी पोजीशन में है, सेलर की पोजीशन में पड़ा है, तो वो उस केस में क्या कर सकता है, उसको लीन करके अपने पास में रख सकता है। ठीक है। तो चाहे पर्सन सॉल्वेंट हो, बायर सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग यहाँ पर राइट ऑफ लीन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। Then the right of stoppage in transit is applied to the buyer through the earner. Therefore, stoppage means the seller's right to regain the goods, but then means the right to retain the goods. जो लीन है अपना, ठीक है, वो क्या है बेटा यहाँ पर, right to regain। नहीं यार, ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ यहाँ पे। The right of stoppage in transit is applied to the buyer through the earner. Therefore, stoppage means the seller's right to regain the possession, but lien means the right to retain. ये lien होना चाहिए। Lien means the right to retain the goods. Of course, both the rights are applicable to the good only. ठीक है, दोनों ही जो राइट्स हैं वो गुड्स के ऊपर ही है। पहला राइट जो है वो रिटेन करने का होता है, आपको जो लीन मिलता है जब आप पार्टेड विद हो जाते हैं पोजीशन से, तो फिर आपके पास दूसरा राइट आता है, कौन सा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। So when the right of lien ends, the right of stoppage in transit start या begin. Clear? तो these are the distinction, ध्यान रखना है इसके बारे में। अब ये तो हुआ गुड्स के रिगार्डिंग, तो जो हमारे राइट्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब एक और राइट है आपके पास में गुड्स को रीसेल करने का। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो हम गुड्स को रीसेल भी कर सकते हैं। The unpaid seller who has retained possession of the goods in exercise of his right of lien or who has resumed possession from the earner upon insolvency of the buyer can resell the goods. क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अनपेड सेलर जो है, जो गुड्स को क्या कर सकता है, अपने पोजीशन में रिटेन करके रख सकता है जब तक कि उसको पैसा नहीं मिल जाता। या फिर अगर उसने गुड्स जो है वो कैरियर को दे दिए और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दैट मींस ड्यू डेट को पैसा नहीं दे पाया, ठीक है, और हमने वापस से क्या कर लिया है, गुड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है, हमने उसका पोजीशन को रीगेन कर लिया है, तो उस केस में हमारे पास एक राइट और मिलता है, दैट इज व्हाट, हम उस गुड्स को रीसेल भी कर सकते हैं। ठीक है। कब? इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अगर गुड्स जो है पेरिशेबल नेचर के हैं, खराब हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय तक हम उसको लीन करके नहीं रख पाएंगे ना, ज्यादा समय तक अपने पास होल्ड करके रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो हमें बिना किसी बायर को नोटिस दिए हम उस गुड्स को क्या कर सकते हैं, किसी और पर्सन को सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। In another cases, after notice to the buyer, calling upon him to pay or tender the price within a reasonable time, and upon the failure of the buyer to do so,
दूसरा सिनेरियो ये है यहाँ पर कि अगर पेरिशेबल नेचर के नहीं है गुड्स हमारे, ठीक है, नॉर्मल गुड्स है हमारे, पेरिशेबल नेचर के नहीं है, उस केस में आप बायर को एक नोटिफिकेशन जरूर दोगे। सबसे पहले आप नोटिस दोगे कि ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप पैसा जमा करवा दीजिए, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो मैं इस गुड्स को आगे सेल कर दूंगा। और फिर भी अगर बायर पैसा नहीं जमा कराता है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो ऐसे में फिर आपके पास राइट है कि आप उन गुड्स को क्या कर सकते हो बेटा, आगे किसी और को सेल कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना है, पेरिशेबल नेचर में कोई नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बायर को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और अगर पेरिशेबल नेचर नहीं है गुड्स का, तो आपको बायर को एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको एक रिजनेबल टाइम दोगे पेमेंट करने का, और फिर भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, गुड्स को हम लोग आगे रीसेल कर सकते हैं। If the money realized upon such resale is not sufficient to compensate the seller, अच्छा रीसेल में अगर हमें पैसा कम मिला तो he can sue the buyer for the balance, और उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बायर से जो बाकी का पैसा है वो रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेरे से गुड्स खरीदा था, आपने मुझे पैसा दिया नहीं गुड्स का, तो मैंने उन गुड्स के ऊपर लीन कर दिया। अब मैं उसको आगे रीसेल करना चाह रहा हूँ, मैंने आपको नोटिस दिया कि देखो गौरव 2 दिन का टाइम है, तुम्हारे पास पैसा दे दो, ठीक है, नहीं तो मैं गुड्स आगे किसी और को बेच दूंगा। आप पैसा नहीं दे पाए मुझे 2 दिन के अंदर, मैंने गुड्स जो है वो हिमांशु को आगे बेच दिया, लेकिन गुड्स की प्राइस थी मान लीजिए 10,000, लेकिन जब रीसेल किया मैंने गुड्स को तो मुझे सिर्फ 8,000 ही मिला, क्योंकि मार्केट में प्राइस डाउन हो गई थी। अब जो मुझे 2,000 रुपीज का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई मैं किससे करवाऊंगा बेटा, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, गौरव करेगा, ठीक है। So a resale does not now, so but if he receive more than what is due to him, he can retain the excess। अच्छा गुड्स मैंने मान लीजिए कि 12,000 में बेचे हिमांशु को, तो क्या आप 2,000 आप मेरे से मांगोगे क्या, नहीं मांग सकते, ठीक है, जो एक्सेस है वो मेरा ही है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। A resale does not absolve the buyer from his liability to compensate the seller for damages he may have suffered। इस लाइन को ध्यान रखना है, जो हमने अभी पढ़ा था कि अगर रीसेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बायर की जो लाइबिलिटी है कंपनसेट करने की वो खत्म होगी। अगर उस केस में सेलर को नुकसान होता है तो सेलर बकाया राशि का जो सिनेरियो है यहाँ पर, जो ड्यू अमाउंट है वो क्या कर सकता है, फर्स्ट बायर से क्या करवा सकता है बेटा, कंपनसेट करवा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल में देखा, ठीक है सर। हाँ बेटा। सर अगर कोई बायर को इंटीमेशन, फर्स्ट ओरिजिनल बायर को कोई इंटीमेशन नहीं दे रखा था, नोटिस नहीं दिया था, और फिर अपन ने रीसेल कर दिया, तो फिर तो सर जो डैमेजेस बायर वगैरह होंगे वो अपन के लिए होंगे। वो नहीं मिलेंगे, फिर आपको नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो फिर नहीं मिलेंगे। अच्छा पेरिशेबल नेचर के अंदर कर सकते हो, ठीक है, पेरिशेबल नेचर में कर सकते हो बिना नोटिस के, लेकिन अगर दूसरा पेरिशेबल नेचर का गुड्स नहीं था, अदर गुड्स था, उस केस में अगर आपने बिना नोटिस के अगर किया तो फिर आप बायर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, सीधी सी बात है। अच्छा राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, तो राइट अगेंस्ट द गुड तो हमने देख लिया कि गुड्स के अगेंस्ट में क्या राइट्स है। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट द बायर, कि बायर के अगेंस्ट में हमारे क्या राइट, अगर हम लोग गुड्स के अगेंस्ट में राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, हम तो सीधा बायर के ऊपर केस करके पैसा लेना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोविजन सेक्शन 55 जो है वो है सूट फॉर द प्राइस, आप प्राइस के लिए क्लेम करो, केस कर दो उसके ऊपर प्राइस के लिए। Where under a contract of sale the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods। हमने क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया था, प्रॉपर्टी जो थी गुड्स की, ऑनरशिप जो थी वो गुड्स की हम लोगों ने किसको ट्रांसफर कर दी, बायर को कर दी, बट बायर जो है वो अब रॉन्गफुली उस गुड्स का पोजीशन लेने से मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उन टर्म्स के ऊपर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। तो ऐसे केस में सेलर के पास ये राइट है कि सेलर क्या कर सकता है, बायर के ऊपर प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है। Where the property in goods has not passed to the buyer, the seller as a rule cannot file a suit for the price and his remedy is to claim damages। देख लो बेटा, अगर
प्रॉपर्टी जो है गुड्स की वो पास नहीं हुई थी, मतलब ऑनरशिप पास नहीं हुई थी, ऑनरशिप फ्यूचर डेट पे हम लोग पास करने वाले, तो वो तो एग्रीमेंट टू सेल हुआ, फिर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऑनरशिप यस फ्यूचर सर। डेट पर ट्रांसफर करने की बात की जा रही थी तो वो तो एग्रीमेंट टू सेल हुआ, और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम लोग प्राइस क्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं बेटा, डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? तो दोनों में ध्यान रखें, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी थी दैट मींस इट इज अ सेल, और सेल के केस में हम लोग प्राइस रिकवर करने के लिए क्लेम कर सकते हैं बायर के ऊपर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी, प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करने की बात की जा रही थी, तो उस केस में ध्यान रखना है हमें क्या, कि आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो लेकिन प्राइस का क्लेम नहीं कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 55 subsection 2, where under a contract of sale the price is payable on a certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglect or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the good has not passed and the goods have not been appropriated to the contract। ये एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे सब सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 55 जो है हमारा, उसका सब सेक्शन 2 जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्लेरिफिकेशन दे रहा है वापस से कि अगर गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी तब भी यहाँ पर प्राइस के लिए क्लेम किया जा सकता है। कब, देखते हैं। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट of sale the price is payable on a certain day irrespective of the delivery and the buyer wrongfully neglect or refuses to pay such price। हमने कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं करी थी बेटा, ठीक है ना? क्या बोला था हमने, आपको पेमेंट करना था इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी हो नहीं हो लेकिन फिर भी आपको पेमेंट पहले करना था। पेमेंट नहीं किया, बायर रॉन्गफुली डिलीवरी लेने से मना कर रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखना, वापस पढ़ना। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी हो या नहीं हो, ठीक है, फिर भी पेमेंट तो आपको करना ही था। एंड द बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू पे सच प्राइस, द सेलर may sue him for the price although the property in the good has not passed and the goods have not been appropriated to the contract। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर क्या होगा, ओनरशिप भले ट्रांसफर नहीं हुई हो फिर भी आप प्राइस के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 56 suit for the damages for non acceptance, where the buyer wrongfully neglect or refuse to accept and pay for the goods, the seller may sue him for the damages for non acceptance, breach of contract। हम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं उससे, ठीक है? हमें जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई हम किससे करवा सकते हैं, बायर से करवा सकते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी के केस में। देन सूट फॉर द डैमेजेस फॉर रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 60, वेयर द बायर रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दिया उसने, डिलीवरी की डेट से पहले ही, परफॉर्मेंस की डेट से पहले ही मना कर दिया कि भैया मैं तो क्या नहीं करूंगा, डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। द सेलर में आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ द डिलीवरी, या तो सेलर क्या करे, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मानते हुए क्लेम लगा दे डैमेजेस का, ठीक है, या फिर वेट करे जो ड्यू डेट है उस दिन तक का, उसके बाद में केस करे, वो उसका क्रिएशन है, ठीक है, कि वो उस समय क्या करना चाह रहा है। और ही में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड एंड sue for the damages for the breach। हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया है बहुत बार। क्लेम फॉर इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस, सेक्शन 61, the seller may recover interest or special damages in any case whereby low interest or special damages may be recoverable। स्पेशल डैमेजेस कब रिकवरेबल होते हैं बेटा, बताना तो, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब होते हैं स्पेशल डैमेजेस रिकवरेबल? सर भूल गए सर। भूल गए, जब हमने सामने वाली पार्टी को उसके बारे में नोटिफाई करवाया हो पहले ही, तब हम लोग स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। हाँ अगर सर, नोटिस दिया गया है स्पेशल डैमेजेस का तो हम लोग स्पेशल डैमेजेस वगैरह क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट का एस्पेक्ट था, ठीक है, कि अगर लेट हुआ प्राइस और पेमेंट नहीं दिया आपने, कुछ भी होता है तो आपको जितना लेट होगा उस पे अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर आप इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो ही मे ऑल्सो रिकवर द मनी पेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर द पेमेंट ऑफ इट हैज फेल्ड।
क्या होती है ऑक्शन सेल? बताओ। सर किसी प्रॉपर्टी का सर ऑक्शन करा के फिर उसको बोली सेल लगती है करना। सर। यस, बोली लगती है। बिडिंग यहाँ पर हम लोग मंगवा करके जो हाईएस्ट बिडिंग लगाता है हम उसको क्या करते हैं, वो गुड्स जो है वो सेल करते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्शन सेल कहलाती है। अब ऑक्शन सेल के कुछ रूल्स हैं, वो यहाँ पर देखना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, कुछ छोटा सा टॉपिक है, खत्म करते हैं इसको भी। अ सेल बाय ऑक्शन इज अ पब्लिक सेल। ठीक है ना, ऑक्शन के थ्रू जो सेल करते हैं वो क्या होती है बेटा, एक पब्लिक सेल है। ठीक है, जिसमें लोग आ सकते हैं, जनरल ऑफर जैसा है सिनेरियो कुछ, कि लोग आए, ऑफर करें, एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो हमारे हाथ में है, इनविटेशन दे दिया है हम लोगों ने। ठीक है, वो हमें बिड लगा करके ऑफर करेंगे और हम क्या करेंगे, हैमर गिरा करके उसकी एक्सेप्टेंस देंगे। ठीक है, हाईएस्ट बिडर को। सो सेल बाय ऑक्शन इज अ पब्लिक सेल वेयर वेरियस इंटेंडिंग बायर्स ऑफर बिड फ्रॉम द गुड्स एंड ट्राई टू आउटबिड ईच अदर। वहां पे बहुत सारे बायर आते हैं और बिड लगाते हैं, कंपटीशन करते हैं, ट्राई करते हैं कि दूसरे को हाईएस्ट बिड लगा करके दूसरे बायर को वहां से आउट करें। ठीक है ना, आप लोगों ने वॉर ऑफ बैगेज देखा है, डिस्कवरी वगैरह पे आता है वॉर ऑफ बैगेज। हाँ सर। उसमें क्या होता है, ऑक्शन लगाते हैं, सब एक दूसरे को क्या करते हैं, आउट करने की कोशिश करते हैं, हाईएस्ट बिड लगा करके, ये नहीं खरीद पाए मैं खरीद लूं इस चीज को, है ना। तो वो क्या है, ऑक्शन सेल ही तो है। वो क्या हो रही है, बेसिकली ऑक्शन सेल है। सो अल्टीमेटली द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे हाईएस्ट बिड लगाता है उसको गुड सोल्ड होता है। अ बिड बाय द बायर इज एन ऑफर। बिड जो है वो ऑफर है, ध्यान रखना, बिड जो कर रहा है बायर वो ऑफर है। एंड इट इज सेड टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ द हैमर और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। और एक्सेप्टेंस कब होती है, जब ऑक्शनियर जिसने ऑक्शन अरेंज करवाया है वो या तो हैमर गिरा करके उसके अनाउंसमेंट करता है कि ये गुड्स उसको बेच दिया गया है, या फिर अदर कोई कस्टमरी मैनर, मतलब घंटी बजा करके या कोई भी दूसरा है उस तरह से, जैसे मुंह से बोल दिया 1 2 3 डन सेल, इस तरीके से कोई भी कस्टमरी मैनर जो है वो यूज कर सकता है। The word any other customary manner take into account all the manner which may be prevalent to denote acceptance in an auction sale. It may be by shouting 1 2 3 जैसा भी मैंने बोला, और shouting going going gone etc. ये आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी बोला वो पैकेज में ऐसा ही होता है ना। Then a person may himself sell his own good by auction. एक आदमी खुद अपने गुड्स को ऑक्शन के थ्रू सेल कर सकता है, या फिर ऑक्शन करवाने के लिए किसी एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है, जिसको हम लोग ऑक्शनियर के नाम से जानते हैं। क्लियर, टू कंडक्ट द सेल ऑन हिज बिहाफ। अब रूल्स क्या हैं इसके, रूल ऑफ द ऑक्शन सेल की बात करते हैं तो रूल्स देखते हैं कि करके, सेल ऑफ गुड्स इन अ लॉट। लॉट, अब यहाँ पर भी वापस एग्जांपल में उसी का दूंगा बेटा, वॉर ऑफ बैगेज का। वहां पे शटर पे बंद होते हैं सारे सामान, होता है, होता है नहीं होता है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब जैसे एक एक पूरा एक एक शॉप थी, उनके अंदर माल पड़ा हुआ है, तो वो एक एक लॉट है बेटा, उसके एक लॉट, एक शॉप के अंदर माल बंद है वो पूरा एक लॉट है, फिर दूसरी शॉप है वो एक दूसरा लॉट है, फिर तीसरा। तो जितने भी ये अलग अलग लॉट है वो सब अपने आप में अलग अलग एग्रीमेंट टू सेल है, अलग अलग एग्रीमेंट बनेंगे, सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट से बेटा। ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 चेयर्स थी, 5 टेबल्स थे, मैंने पहले 5 चेयर्स के लिए ऑक्शन करवाई। ठीक है, तो वो एक लॉट था, उसमें जो हाईएस्ट बिड लगाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा। फिर मैंने टेबल्स की अलग से ऑप्शंस करवाई, उसके ऊपर जिसने हाईएस्ट बिड लगाई मैंने उसको वो सेल कर दिया। ठीक है, तो ये जो है जो 2 कॉन्ट्रैक्ट बने, यहाँ पे एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बोथ आर व्हाट, अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? देन यस। where goods are put up for sale in lots, each lot is a prima facie deemed to be the subject of a separate contract of sale. Completion of sale की बात करते हैं। An auction sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer or in any other customary manner, and until then the bidder has the right to revoke or retract his bid. मतलब जैसे मैंने बोला 1 2 3 बोलता उससे पहले ही जो बिड लगाई थी जिसने, वो मुझे इंटरप्ट करके बोलता है कि मैं अपनी बिड वापस लेता हूँ, तो क्या यहाँ पर ऑफर का रिवोकेशन हो जाएगा क्या बेटा? यस सर, एक्सेप्टेंस से पहले हो जाएगा। यस, गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑफर किया था उसका रिवोकेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई उससे पहले रिवोकेशन हो गया था।
क्लियर? इफ बिफोर द फॉल ऑफ द हैमर द बिडर विड्रॉ, his security amount cannot be forfeited, उसका security amount forfeit नहीं हो सकता है, वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है. But if it does so after the fall of the hammer, लेकिन अगर वो क्या करता है, एक्सेप्टेंस होने के बाद बिड को क्या करता है, वापस लेने की कोशिश करता है, तो वो ब्रीच एक तरह से क्या कहलाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. और ऐसे में अगर कोई सिक्योरिटी अमाउंट जो है सबमिट कर लिया गया है ऑक्शनियर के थ्रू, तो वो फॉरफिट हो जाएगा, वो उसको क्या करेगा, जब्त कर लेगा. If the condition of section 20, namely the goods should be specific and in a deliverable state are satisfied, the property in such good passes to the buyer at the completion of the contract, that is by the fall of the hammer. अगर गुड स्पेसिफिक थे, डिलीवरेबल स्टेट में भी थे, फैक्ट पड़े हुए थे, ठीक है, तो ऐसे केस में तो जैसे फॉल ऑफ हैमर होता है ना, प्रॉपर्टी जो है गुड्स के अंदर वो उसी वक्त क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, किसको, बायर. क्लियर बेटा? सेलर्स राइट टू बिड, अरे सेलर भी बिड कर सकता है क्या? खुद ही माल बेच रहा है, खुद ही बिड कर रहा है, इज दैट पॉसिबल? सर वो यूं बोल सकता है कि इससे कम में नहीं, इससे कम में नहीं, वो तो रिजर्व प्राइस होती है, वो तो रिजर्व प्राइस है, वो तो हो सकती है, लेकिन क्या नॉर्मल वे में वो कर सकता है क्या बिड? नहीं कर सकता. हाँ, स्पेशल सर्कमस्टांसेस जरूर है जिसके अंदर वो कर सकता है, ठीक है ना. कब? जब अपन देखते हैं इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है, unless the auction is notified to be subject to the right to bid on behalf of the seller, ठीक है, it is not lawful. क्या ध्यान रखना है, अगर ऑक्शन में स्पेसिफाइड था कि सेलर भी बिड करेगा, ठीक है, नोटिफाइड है, टू बी सब्जेक्ट टू द राइट टू बीड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, कि सेलर की बिहाफ पर भी कोई पर्सन जो है वो आकर के वहां बीड कर सकता है, तब तो ठीक है. लेकिन अगर नहीं है और फिर भी करता है, कोई आकर के वहां पर बिडिंग करता है या किसी पर्सन को बीच में बिठा देता है और क्या करता है, बिड की वैल्यू को हाई करवाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में फिर वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी मानी जाएगी. ठीक है. हाँ हिमांशु गौरव. सर है ना, तो ये क्या प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ाने के लिए होता है क्या? हाँ, जनरली प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ाने के लिए भी करते हैं, बाकी दो अलग और अपन लोग देखेंगे अभी सिनेरियोस ना. तो फॉर द सेलर टू बीड हिमसेल्फ, हाँ बेटा, देखो जनरली सेलर करता भी नहीं है यार, अगर मैं माल बेच रहा हूं तो व्हाई शुड आई अपॉइंट एनीवन टू बीड माय ऑन माय बिहाफ, व्हाई, क्यों करूंगा मैं ऐसा? आई हैव टू एक्सप्लेन इट ना. या फिर अगर मेरी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है किसी बैंक के, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में डाला था और वो क्या हो रही है, मेरी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, और ऐसे केस में अगर मैंने अपना राइट रिजर्व किया था उसके अंदर कि मैं भी बिड कर सकता हूँ क्या, ठीक है, और मुझे अगर ये राइट मिलता है बिड करने का, तो फिर उस केस में मैं अपने एजेंट वगैरह को भेज करके वहां पे बिडिंग करवा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं. सो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल ऑन हिज बिहाफ, or for the auctioneer to knowingly take any bid from the seller or any such person, any contravention of this rule render the sale as fraudulent. एक ही है बेटा, सिंपल सी बात, कि अगर नोटिफाइड है, ऑलरेडी सब्जेक्ट में लिखा गया है कि यहाँ पर बीड करने का राइट सेलर का भी होगा, सेलर भी यहाँ पे क्या कर सकता है, बीड कर सकता है, ठीक है ना. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस केस में, कि मेरी प्रॉपर्टी थी जो मैंने सिक्योरिटी करी थी, इसको मेरे गुड्स थे कुछ, मान लीजिए, जो मैंने सिक्योर किए थे, किसके अगेंस्ट में, लोन के अगेंस्ट में. बैंक चाह रहा है कि उसका ऑक्शन कराए, क्योंकि बैंक डायरेक्टली उसको नहीं ले सकता, बैंक को ऑक्शन तो करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो उसके नॉर्म्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो गुड्स को क्या कराना पड़ेगा, उसको ऑक्शन करवाना पड़ेगा, ऑक्शन रेंडर करना पड़ेगा. अब बैंक ने अपना राइट रिजर्व कर लिया, बैंक ने अपना राइट रिजर्व कर लिया कि बैंक की तरफ से भी एक एजेंट जो है वो इस ऑक्शन के अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है. तो ऐसे सिनेरियो के अंदर बैंक का जो एजेंट है बेटा, वो ऑक्शन में शामिल हो सकता है और वो भी बीड कर सकता है. देखो जरूरी नहीं है कि बैंक को ही मिलेगा वो, इट इज नॉट नेसेसरी. ऑक्शनर अपॉइंट हुआ है, वो हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट करेगा, बट बैंक चाहती है कि उसका भी एक एजेंट जो है वहां बैठ करके बिड करे, क्या पता अगर बिड ज्यादा नहीं बढ़े तो उसको मिल जाएगा वो, ठीक है. तो ऐसे में बैंकर ने अपना पहले ही क्या कर लिया बेटा, उसमें राइट
रिजर्व करके नोटिफाइड कर दिया कि बैंक का एजेंट भी यहाँ पर क्या करेगा, बीड लगाएगा, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे में फिर बैंकर का एजेंट यहाँ पे क्या कर सकता था बेटा, पार्टिसिपेट कर सकता था। अदरवाइज किसी भी सिनेरियो के अंदर मैं बोलूं जहां राइट रिजर्व नहीं है इस तरीके का, तो फिर आप ऑक्शन में खुद को या अपने एजेंट को बिना बताए अगर शामिल करते हैं, और ऐसे में अगर आपकी बिड हाईएस्ट लग जाती है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, या फिर आप जानबूझ के बोली बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं बैठे बैठे अंदर, और ये बात सामने आ जाती है कि सेलर ने अपने एजेंट को अपॉइंट किया था और वो बोली को क्या कर रहा है, बढ़वा रहा है जानबूझ करके, तो ऐसे में वो एक फ्रॉडलेंट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, एक फ्रॉडलेंट सेल। सर हाँ ठीक है सर, है ना, क्लियर। अब बात करते हैं Yes, sir. प्रिटेंडेड बिडिंग। इफ द सेलर मेक यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, वही वाला प्रोविजन है आगे वाला ही जो हमने पढ़ा, उसको अभी अलग से एक्सप्लेन किया है। इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ द प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। ये फ्रॉडलेंट सेल है, अनलॉफुल एक तरह से, तो वो बायर के बिहाफ पे क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी, अगर पता चल गया कि बायर ने जानबूझ करके बिडिंग बढ़ाई है तो। However, the seller may expressly reserve the right to bid at the auction, and in such a case, the seller or any one person on his behalf may bid at the auction. वो हमने ऊपर पढ़ा है, देखो यार, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, बोला गया है कि सेलर का राइट रिजर्व हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैंने आपको एग्जांपल में भी समझा दिया। बट देयर शुड बी ओनली वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। बट वहां पे एक ही एजेंट होना चाहिए, सेलर का एक ही पर्सन होना चाहिए। इफ देयर आर मोर देन वन पर्सन, द इंटेंशन इज टू रेज द प्राइस एंड इज फ्रॉडलेंट। और अगर एक से ज्यादा लोग दिख गए वहां पे, तो वहां पर वो कंप्लीटली ये इशू होगा कि आपकी इंटेंशन सिर्फ क्या थी, प्राइसिंग को बढ़ानी थी, बिड को बढ़ाना था। ऐसे केस में क्या होगा, द सेल बिकम वॉइडेबल। क्लियर बेटा, समझ में आया? यस सर। अच्छा, व्हाट इज द रिजर्व प्राइस? सर जो अभी थोड़ी देर पहले हम बोला था सर, हाँ, कि इससे फिक्स कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर ही बोलिंग स्टार्ट होगी। जैसे जनरली बैंक वगैरह बोली भी करते हैं, हमारी यूआईटी भी लैंड वगैरह की बोली लगवाती है कितनी बार, ठीक है, ऑक्शन होता है उनका। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, फिक्स बता देते हैं कि बोली जो है यहाँ पे वो पर्टिकुलरली इसी प्राइस से स्टार्ट होगी, इससे नीचे स्टार्ट नहीं हो सकती। जैसे मान लिया कि 2 लाख से स्टार्ट होगी, 2 लाख से नीचे कोई बिड नहीं कर सकता है, 2 लाख से ऊपर ही बिड करना है आपको। तो 2 लाख जो है बेसिकली यहाँ पर वो क्या है बेटा, एक रिजर्व प्राइस। क्या कहलाएगी वो, रिजर्व प्राइस। ठीक है, बोली वहीं से स्टार्ट होगी, उसके अप ही जाएगी, नीचे नहीं आ सकती। The seller may notify that the auction will be subjected to reserve or upset price, that is the price below which the auctioneer will not sell. In such a case, the auctioneer is not bound to accept the highest bid unless it reaches the reserve price. Further, the property in the goods, even if they are specific, will not pass if the highest bid falls short for the reserve price. ठीक है बेटा, clear? Knockout agreement. What are the knockout agreements? Knockout agreement is a form of combination of buyers to prevent competition among themselves at an auction sale. They agree that they will not raise a bid against each other, and only one of them will bid of the auction. When the goods have been purchased, they will share the profits. Prima facie, a knockout agreement is not illegal. However, if the intention of the parties to the agreement is to defraud third party, the third party can claim for the damages. Prima facie तो इसको illegal नहीं माना। जैसे मान लो कि गौरव, अनीता और हिमांशु जो है वो तीनों बिड करने आ रहे थे किसी ऑक्शन के अंदर। अब तीनों ने क्या डिसाइड किया कि जब गौरव बिड करेगा तब हिमांशु और अनीता कोई बिडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें कि जब सेकंड पार्ट में अनीता जब बिड करेगी तब गौरव और हिमांशु हाथ खड़ा नहीं करेंगे। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो है वो एक तरह से गलत नहीं है, क्योंकि दूसरे और भी हो सकते हैं, जरूरी तो है नहीं आप तीनों ही होंगे, ठीक है, और भी आ सकते हैं। तो प्राइमा फेशिया इज नॉट अ इलीगल थिंग। लेकिन अगर आपका इंटेंशन मेरे को डिफ्रॉड करने का था, मुझे मेरे साथ फ्रॉड करने का था, तो ऐसे केस में फिर मैं आपके अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ, डैमेजेस का क्लेम भी लगा सकता हूँ। The seller may protect his interest against such agreements by reserving his
क्या बोलेंगे, द सेलर में प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट अगेंस्ट सच एग्रीमेंट बाय रिजर्विंग हिज राइट टू बिड एट द ऑप्शन और बाय फिक्सिंग अ रिजर्व प्राइस। अब देखो हमने बोला ना सेलर जो है अपना राइट रिजर्व करता है, वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो रिजर्व प्राइस रख करके या खुद का राइट रिजर्व करके ऑप्शन के अंदर क्या कर सकता है, इस तरीके की चीजों से अपने आप को बचा सकता है, जहां पर नॉकआउट एग्रीमेंट करके बायर जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन का जो मेन मकसद था उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर बेटा, समझ में आया? चलो अपसेट प्राइसिंग, डंपिंग, ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स और छोटे मोटे प्रोविजंस हैं, वो भी फटाफट खत्म कर देते हैं, बच्चे आ गए मेरी नेक्स्ट क्लास वाले। अपसेट प्राइस क्या है? अपसेट प्राइस इज द स्कॉटिश इक्विवेलेंट टू द रिजर्व्ड प्राइस। रिजर्व प्राइस ही है बट ये स्कॉटिश वर्ड है अपसेट प्राइस, ठीक है, दोनों सिमिलर है। अपसेट प्राइस भी अगर यूज करें कहीं पर तो ध्यान रखना कि वो रिजर्व प्राइस ही है, ठीक है। डंपिंग, it is an unlawful act by which an intending purchaser is prevented from bidding or raising the price at an auction sale. The dumping is usually done in the following ways: by pointing out defects in the goods put up in an auction sale, or by taking the intending buyer away from the place of the auction by some other devices. अगर हम जानबूझ करके किसी बायर को ऑक्शन में एंटर ही नहीं करने देना चाह रहे, ठीक है, हमें पता है कि आएगा, बीड करेगा और ये हाईएस्ट बीड लगाएगा और ले जाएगा गुड्स को, ठीक है, लेकिन हम उसको गुड नहीं देना चाह रहे एंड वी आर ट्राइंग दैट। कौन नहीं देना चाह रहा है? देना चाह रहा है कि बायर्स? बायर को मतलब मान ले कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा गुड्स हिमांशु लेके जाए, तो आई एम ट्राइंग दैट कि तू पहुंच ही नहीं पाए वहां पे, ठीक है। आई एम ट्राइंग दैट कि या तो मैं उस गुड्स का जानबूझ करके ऐसे डिफेक्ट्स बता रहा हूं ताकि तू उसको नहीं खरीदे, या फिर मैं इस तरह के सिनेरियोस कर रहा हूं कि तू उस ऑक्शन में शामिल ही नहीं हो पाए किसी तरीके से, ताकि तू उस गुड्स को नहीं ले पाए। दैट इज व्हाट डंपिंग, इसको हम लोग यहाँ पे डंपिंग बोलेंगे। हाँ बेटा, हाँ मैं सेलर हूँ, तू परचेजर है, ओके सर, ठीक है। सो डंपिंग इज इलीगल एंड द ऑक्शनियर कैन विड्रॉ the goods from auction sale in case he observed that the dumping is being resorted, ठीक है। ऑक्शनियर को जब ये पता चल जाता है इस बारे में, जो ऑक्शन करवा रहा है, ठीक है, या ऑक्शन जो ले रहा है वहां पे, उसको अगर इस तरह के सिनेरियोस के बारे में पता चलता है तो वो ऑक्शन को उसी वक्त खत्म भी कर सकता है। पफर भी होता है। पफर, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द सेलर टू रेज द प्राइस बाय फिक्टिशियस बिड्स। पफर का मतलब क्या हुआ? फिक्टिशियस बीड लगा करके जो बोली बढ़वाता है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर पफर कहलाएगा, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन वैसे यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी इसको पढ़ के खत्म करते हैं। हाँ बेटा, ये पफर पर्सन ये लीगल है? लीगल नहीं है। इट इज नॉट अ लीगल। अगर पता चल गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, नहीं पता चला तो ठीक है, पता चल गया तो भैया वॉइडेबल है सर। तो सर बायर यू भी बोल सकता है कि है ना, मतलब इसकी वापस बीडिंग हो ऐसा? नहीं, वापस बीडिंग नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। आप ये तो नहीं बोल सकते हो नहीं बीड वापस कराओ। यू कैन से दैट कि नहीं सर, मैं ऑब्लिगेशन नहीं लेता। हाँ बेटा, उसने हाई प्राइस में परचेस किया है। हाँ, वो इसलिए तो मना कर रहा है कि मैं नहीं लूंगा, पर उसको चाहिए सर तो कम प्राइस। तो चाहिए तो फिर मत बोलो। चाहिए तो फिर मत बोलो अब इस केस में। हाँ, डैमेजेस क्लेम करने का राइट तो मिलता ही ना आपको वैसे भी। अच्छा, तो उधर कैंसिल हो जाएंगे डैमेजेस। 40 लाख का माल है तो उधर डैमेजेस लेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट है वेयर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, मत पढ़ना भले इसको, चलेगा। वेयर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन, हाँ बेटा कुछ नहीं सर। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं। वेयर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म्ड, टैक्स रिवीजन टेक प्लेसेस। द पार्टीज वुड बिकम एंटाइटल्ड टू रीएडजस्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंगली। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था बट वो परफॉर्म होता उससे पहले टैक्स की रेट्स बदल गई। अब टैक्स की रेट्स बदल गई तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वापस से क्या करना पड़ेगा? प्राइस को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
Taxes covered are custom of goods and service tax on the goods and any tax payable on manufacture, sale or purchase of the goods. अभी हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, कस्टम और जीएसटी, कस्टम और जीएसटी बोलेंगे हम लोग। यहाँ जीएसटी की रेट चेंज हो गई, कस्टम ड्यूटी की रेट चेंज हो गई इस बीच में परफॉर्मेंस से पहले, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन को प्राइस वगैरह को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। The buyer would have to pay the increased price if the tax increases and would be entitled to the benefit of reduction if the taxes are curtailed. टैक्स बढ़ गया अगर, तो बायर को ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा टैक्स के हिसाब से, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वाला सिस्टम होगा, भाई टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जीएसटी तो देनी पड़ेगी। अब इस बैच में अगर जीएसटी की रेट बढ़ गई तो क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी देनी पड़ेगी उसके ऊपर। और अगर रेट कम हो गई तो फिर आप कम पे करेंगे। Thus the seller may aid the increased taxes in the price, ठीक है, इसलिए सेलर क्या करेगा, जो भी रेट ऑफ टैक्स जो है बढ़ गया है वो ऐड करेगा प्राइस के अंदर। एंड द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन कैन हाउएवर इज एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। आप क्या कर सकते हो, प्रोविजन ऑफ टैक्स को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अलग भी कर सकते हो कि भाई टैक्स का बर्डन जो है वो सेलर देखेगा, बायर भी देखेगा। तो उस केस में फिर सेलर को देखना है, वो सेलर का एस्पेक्ट है, उस केस में आपको प्राइसेस वगैरह में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इट इज ओपन टू द पार्टीज टू स्टिपुलेट एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। आप एग्रीमेंट के थ्रू इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। दैट मींस सेलर के ऊपर डाल दो पूरी लाइबिलिटी, ये सेलर विल पे द टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है, हम नहीं पे करेंगे, प्राइस के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा, तो भले अब इंक्रीज हो डिक्रीज हो वो सेलर का लुकआउट है, बायर तो जो एग्रीड प्राइस है वही पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है एग्रीड एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू, तो फिर क्या किया जाएगा बेटा, फिर आपको इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से प्राइस एडजस्ट करके ही पे करनी पड़ेगी।